अगर एक दिन पूरी दुनिया के हर मोबाइल पर एक ही सिग्नल आए और उसे सुनने के सिर्फ कुछ सेकंड बाद इंसान रहना ही बंद कर दे, ना कोई वायरस ना कोई बम, सिर्फ एक सिग्नल जिसने कुछ ही मिनटों में पूरी सभ्यता को तोड़ दिया। कहानी की शुरुआत होती है निक से, जो अपनी गर्लफ्रेंड हेली और सबसे अच्छे दोस्त जोना के साथ कैलिफोर्निया की ओर रोड ट्रिप पर निकला है। ऊपर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिख रहा है। हेली अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कैलिफोर्निया जा रही है, जहां उसे लगभग 1 साल रहना होगा। तीनों मिड के बेहद होशियार स्टूडेंट हैं, लेकिन निक के अंदर एक ऐसी बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही है जिसने उसके पैरों को लगभग बेकार कर दिया है। अब उसे चलने के लिए हमेशा एक स्टिक का सहारा लेना पड़ता है। इसी वजह से वह जानबूझकर हेली से भावनात्मक दूरी बना रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि वह उसकी जिंदगी पर बोझ बन जाएगा। लेकिन कुछ ही मिनटों में एक ऐसा मैसेज आने वाला था जो सिर्फ इन तीनों की नहीं, पूरी दुनिया की किस्मत बदल देगा। रात को होटल में आराम करते समय अचानक निक के लैपटॉप पर एक नया मैसेज आता है। भेजने वाले का नाम देखकर दोनों दोस्त चौंक जाते हैं। नोमैड यही वह रहस्यमय हैकर था जिसने कुछ समय पहले उनके कॉलेज के सर्वर को हैक करके सारा इल्जाम निक और जोना पर डाल दिया था। अब वही हैकर फिर से वापस आ चुका था। कुछ ही देर में वह हेली का अकाउंट भी हैक कर देता है और लगातार अजीब मैसेज भेजने लगता है, मानो वह जानबूझकर इन्हें अपनी तरफ खींच रहा हो। एक हैकर जो चाहता है कि ये लोग उसे ढूंढें। मिड के स्टूडेंट होने की वजह से निक और जोना उसकी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, और हैरानी की बात, सिग्नल बहुत दूर नहीं बल्कि इसी इलाके के एक सुनसान घर से आ रहा होता है। अगली रात तीनों उस रहस्यमयी जगह पर पहुंच जाते हैं। निक और जोना हेली को कार में छोड़कर उस पुराने घर के अंदर जाते हैं। पूरा घर टूटा फूटा और वीरान पड़ा होता है। ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, बस चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा। लेकिन तभी बाहर से हेली की चीख सुनाई देती है। दोनों घबराकर दौड़ते हुए बाहर निकलते हैं। कार के पास पहुंचते ही उनके होश उड़ जाते हैं। हेली वहां नहीं होती। कुछ ही दूरी पर वह डरी हुई खड़ी होती है और अगले ही पल एक रहस्यमय अदृश्य शक्ति उसे हवा में उठा लेती है। निक और जोना उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन तभी उनकी आंखों पर एक बेहद तेज सफेद रोशनी पड़ती है और सब कुछ अंधेरे में बदल जाता है। जब निक की आंख खुलती है, वह खुद को एक पूरी तरह सफेद कमरे में व्हीलचेयर पर बैठा हुआ पाता है। उसकी नजर अपने हाथ पर लिखे एक रहस्यमय नंबर पर जाती है, 23541। उसे समझ नहीं आता कि ये नंबर आखिर किस चीज का है, लेकिन एक बात साफ थी, वह अब उस पुराने संसार में नहीं था। कुछ देर बाद कुछ लोग उसे एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर बिना किसी भावना के उसे बताता है, जिस सुनसान घर में तुम गए थे वह किसी इंसान का नहीं बल्कि एक एलियन का था, और अब तुम उसके संपर्क में आ चुके हो। सबूत के तौर पर डॉक्टर वही वीडियो दिखाता है जिसमें हेली अचानक हवा में गायब हो जाती है। इसके बाद कई दिनों तक निक से लगातार सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन उसे न तो कुछ समझ आता है और न ही हेली और जोना के बारे में कोई जानकारी दी जाती है। एक सुबह निक को फिर से मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक कमरे के अंदर हेली दिखाई देती है। वह बेहोश हालत में मशीनों से जुड़ी हुई होती है। निक उससे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन सुरक्षा कर्मचारी उसे तुरंत रोक देते हैं। अब उसकी बेचैनी और भी बढ़ जाती है। अपने कमरे में लौटने के बाद निक को पास वाले कमरे से जोना की आवाज सुनाई देती है। जोना बताता है, यहाँ आने के बाद उसे कोई अजीब दवा पिलाई गई थी। उसके बाद से उसका शरीर पहले जैसा महसूस नहीं होता। दोनों तय करते हैं कि अब से वे इस जगह की हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखेंगे, क्योंकि उन्हें यकीन हो चुका था यह कोई अस्पताल नहीं बल्कि किसी बड़े प्रयोग का हिस्सा है। अगले दिन डॉक्टर फिर निक को अपने लैब में बुलाता है। इस बार उसके सामने अलग अलग आकार और रंगों वाले ब्लॉक रखे जाते हैं। डॉक्टर उसके दिमाग की प्रतिक्रिया समझना चाहता था, लेकिन निक साफ मना कर देता है। वह कहता है, जब तक मैं हेली से नहीं मिलूंगा मैं कोई टेस्ट नहीं दूंगा। मजबूर होकर डॉक्टर उसे फिर हेली के पास ले जाता है, लेकिन इस बार भी हेली गहरे कोमा में होती है।
रात होते ही अचानक पूरी फैसिलिटी की बिजली चली जाती है। सायरन बजने लगते हैं, सुरक्षा कर्मचारी इधर उधर दौड़ने लगते हैं। निक डरकर वॉशरूम में छिप जाता है। कुछ मिनट बाद जब बिजली वापस आती है तो वह दीवारों पर गहरे पंजों जैसे निशान देखता है, ऐसे निशान जो कोई सामान्य इंसान कभी नहीं बना सकता। निक तुरंत डॉक्टर से पूछता है जोना कहाँ है, लेकिन इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उसी पल निक समझ जाता है या तो जोना इस जगह से भाग चुका है या फिर उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो चुका है। अब निक फैसला करता है, चाहे कुछ भी हो जाए वह हेली को लेकर इस रहस्यमयी फैसिलिटी से बाहर निकलेगा। पिछले कई दिनों से निक इस पूरी फैसिलिटी को ध्यान से देख रहा था। हर सिक्योरिटी गेट, हर लॉक और हर रास्ता उसने अपने दिमाग में याद कर लिया था। आखिरकार निक अपना प्लान शुरू करता है। वह हेली को लेकर सिक्योरिटी गेट तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी डॉक्टर और गार्ड्स उसका रास्ता रोक लेते हैं। अचानक निक को एहसास होता है कि उसके पैरों में पहले जैसी कमजोरी नहीं रही। उसके नए रोबोटिक पैर असाधारण ताकत से भरे हुए थे। एक जोरदार किक और भारी धातु का दरवाजा टूटकर बिखर जाता है। अब भागने की शुरुआत हो चुकी थी। एक लंबी सुरंग पार करने के बाद निक और हेली आखिरकार फैसिलिटी से बाहर निकल आते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। चारों तरफ वीरानी, न कोई शहर न कोई इंसान, बस दूर दूर तक सूखी जमीन। कुछ देर बाद उन्हें सड़क दिखाई देती है। उसी समय एक बुजुर्ग महिला अपनी कार में वहां से गुजरती है और दोनों को लिफ्ट दे देती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वह महिला अचानक अजीब बातें करने लगती है। पास ही बने एक विजिटर सेंटर में उन्हें इलाके का नक्शा मिलता है और उसी नक्शे से पता चलता है इस पूरे क्षेत्र से बाहर जाने के लिए सिर्फ एक ही सड़क मौजूद है। अब उन्हें समझ आने लगता है वे सिर्फ भाग नहीं रहे बल्कि किसी विशाल अदृश्य कैद में फंसे हुए हैं। रात किसी तरह गुजारने के बाद अगली सुबह निक और हेली फिर से वहां से निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन कुछ ही दूरी पर उन्हें एक भारी सिक्योरिटी चेक पोस्ट दिखाई देती है। जैसे ही उनका ट्रक चेक पोस्ट के करीब पहुंचता है, सुरक्षा सिस्टम एक्टिव हो जाता है। एक विशाल मैकेनिकल बैरियर सड़क से निकलकर ट्रक को पूरी तरह रोक देता है। इसी बीच जोना तेजी से कंट्रोल रूम तक पहुँचता है ताकि सिस्टम को हैक करके रास्ता खोल सके, लेकिन तभी एक गोली उसके चश्मे पर लगती है। अब उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। हैकिंग करना लगभग नामुमकिन हो चुका था। आखिर में वह अपने नए रोबोटिक हाथों की ताकत से पूरे बैरियर को तोड़ देता है और निक व हेली को भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन इस आजादी की कीमत जोना अपनी जान देकर चुकाने वाला था। निक और हेली ट्रक लेकर आगे निकल जाते हैं, लेकिन जोना पीछे ही रह जाता है। गार्ड्स लगातार उस पर गोलियां चलाते हैं। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वह आखिरी सांस तक उनका पीछा रोकता रहता है। उसकी इस कुर्बानी की वजह से निक और हेली पहली बार उस जगह से काफी दूर निकलने में सफल हो जाते हैं। आगे बढ़ते हुए उनके सामने एक विशाल पुल आता है। हेली की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसी समय ऊपर से एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है और डॉक्टर की टीम फिर से उनके सामने आ जाती है। निक पूरी ताकत से उनका सामना करता है, तभी उसकी नजर डॉक्टर के नेम टैग पर जाती है
और वह देखकर हैरान रह जाता है। उस पर लिखा था नोमैड, यानी वही रहस्यमयी हैकर जिसने उन्हें इस पूरे जाल में फंसाया था। गुस्से में निक अपनी पूरी ताकत से पुल की तरफ दौड़ता है। उसकी रफ्तार अब किसी इंसान जैसी नहीं रह गई थी। अचानक वह किसी अदृश्य दीवार से टकराता है और अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। पीछे मुड़कर देखने पर डॉक्टर अपना हेलमेट उतारता है, लेकिन उसके अंदर कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह रोबोटिक एलियन अब निक सामने देखता है और उसकी सांसें थम जाती हैं। वह पृथ्वी पर नहीं बल्कि एक विशाल एलियन स्पेसशिप के अंदर खड़ा था। अब उसके हाथ पर लिखा हुआ नंबर 23541 आखिरकार अपना असली मतलब बताता है। यह कोई मरीज का नंबर नहीं था, न ही एरिया 51 का कोड, बल्कि उसी एलियन स्पेसशिप का पहचान नंबर था जहां इंसानों को लाकर उन पर प्रयोग किए जाते थे। निक समझ जाता है उसे चुना नहीं गया था, बल्कि उसे एक सफल प्रोटोटाइप बना दिया गया था और शायद धरती पर ऐसे न जाने कितने लोग पहले ही इस प्रयोग का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, अगर यह सिर्फ एक स्पेसशिप था तो पूरी दुनिया में ऐसे कितने और मौजूद हैं? निक ने जिस रहस्यमयी सिग्नल का पीछा किया वह सिर्फ एक प्रयोग की शुरुआत थी। कुछ समय बाद पूरी दुनिया के हर मोबाइल पर एक सिग्नल आया और इस बार सिर्फ 3 लोग नहीं, पूरी इंसानियत बदलने वाली थी। कहानी हमें लेकर आती है बोस्टन एयरपोर्ट, जहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। हर तरफ यात्रियों की भीड़, लाउडस्पीकर पर लगातार अनाउंसमेंट, लोग अपने अपने सफर में व्यस्त और सबसे ज्यादा हर किसी के हाथ में एक मोबाइल फोन। इसी भीड़ के बीच हमारी मुलाकात होती है क्ले से, जो महीनों बाद अपनी पत्नी और बेटे के पास लौटना चाहता है। क्ले अपनी पत्नी को कॉल करता है, लेकिन उसकी पत्नी अब उससे बात नहीं करना चाहती, क्योंकि 1 साल पहले क्ले अपने सपनों के पीछे भागने के लिए अपना परिवार छोड़ चुका था। फिर भी वो सिर्फ एक बात कहता है, बस एक बार मेरे बेटे से बात करा दो। कुछ ही पल बाद स्क्रीन पर उसके बेटे का चेहरा दिखाई देता है और महीनों बाद क्ले के चेहरे पर पहली बार मुस्कान लौटती है। अचानक एयरपोर्ट के अंदर कुछ लोगों के मोबाइल फोन एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। एक अजीब और असहनीय आवाज फोन से निकलनी शुरू होती है। जो भी उस सिग्नल को सुनता है उसकी पूरी बॉडी जोर जोर से कांपने लगती है। लोग अपने कान पकड़ लेते हैं, कुछ जमीन पर गिर जाते हैं और फिर उनके मुंह से काला लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है। कुछ ही सेकंड में उनकी आंखें बदल जाती हैं, उनके चेहरे पर इंसानियत गायब हो चुकी होती है और फिर पूरे एयरपोर्ट में नरसंहार शुरू हो जाता है। जो लोग अभी कुछ सेकंड पहले एक दूसरे के साथ मुस्कुरा रहे थे, अब वही एक दूसरे को बेरहमी से मार रहे होते हैं। एक महिला पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही कॉल कनेक्ट होती है वो भी उसी सिग्नल का शिकार बन जाती है और अपना सिर दीवार पर बार बार मारने लगती है, जब तक उसका चेहरा पहचान में आना बंद नहीं हो जाता। एक शेफ हाथ में चाकू लेकर सीधे क्ले पर हमला कर देता है। क्ले अपना बैग ढाल की तरह इस्तेमाल करता है और किसी तरह खुद को बचा लेता है। कुछ ही देर बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस संक्रमित शेफ को गोली मार देती है। क्ले उन्हें चिल्लाकर चेतावनी देता है, अपने फोन मत छूना वरना तुम भी खत्म हो जाओगे। अब उसे समझ आ चुका था कि अकेले बचना नामुमकिन है, इसलिए वो पुलिस टीम के पीछे पीछे एयरपोर्ट के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन दूसरी मंजिल पर पहुंचकर उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। पूरा एयरपोर्ट अब संक्रमित लोगों से भर चुका था। क्ले कुर्सियों के बीच छिपकर सांस रोककर मौत को अपने सामने घूमते हुए देख रहा होता है और तभी आसमान में 2 हवाई जहाज एक दूसरे से टकरा जाते हैं। पूरा शहर अब आधिकारिक तौर पर गिर चुका था। एयरपोर्ट से किसी तरह बच निकलने के बाद क्ले एक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन तक पहुंचता है। यहाँ अभी भी कुछ लोग जिंदा थे, लेकिन उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था कि उम्मीद अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। क्ले बिना वक्त गवाए सबको चेतावनी देता है, अगर यहाँ रुके तो अगला नंबर हमारा होगा। उसी समय एक आदमी सामने आता है जिसका नाम टॉम होता है। वो बताता है, मेट्रो की बिजली पूरी तरह बंद हो चुकी है, अब ट्रेन कभी नहीं चलेगी। अगर जिंदा रहना है तो सिर्फ एक रास्ता बचा है, अंधेरी मेट्रो टनल से पैदल निकलना। कुछ लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर डर की वजह से वहीं रुकने का फैसला करते हैं। उन्हें अब भी उम्मीद थी कि सरकार उन्हें बचाने आएगी,
लेकिन उनकी यह उम्मीद कुछ ही सेकंड में टूट जाती है। अचानक एक संक्रमित इंसान अंधेरे से निकलता है और सीधे डीजे पर हमला कर देता है। किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिलता और देखते ही देखते वो वहीं मारा जाता है। अब सबको समझ आ चुका था कि यहाँ रुकना सीधी मौत को बुलाना है। क्ले और टॉम पूरी ताकत से सीढ़ियों की तरफ भागते हैं। पीछे दर्जनों संक्रमित उनका पीछा कर रहे होते हैं। बस आखिरी पल में दोनों टनल से बाहर निकल जाते हैं। टॉम तुरंत पास पड़ा भारी कूड़ादान उठाकर टनल के मुहाने पर फंसा देता है। संक्रमित पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिलहाल उनका रास्ता बंद हो चुका था। क्ले टॉम को अपने पुराने स्टूडियो में ले जाता है, लेकिन अंदर कदम रखते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ लाशें पड़ी होती हैं। इसका मतलब साफ था, संक्रमण यहाँ भी पहुँच चुका था। दोनों सावधानी से आगे बढ़ते हैं और आखिरकार स्टूडियो के अंदर खुद को लॉक कर लेते हैं। कई घंटों बाद उन्हें पहली बार सांस लेने का मौका मिलता है, लेकिन क्ले का दिमाग अब भी अपनी पत्नी और बेटे में ही उलझा था। टॉम उसे अपना फोन देता है ताकि वो एक मैसेज भेज सके। क्ले जैसे ही मैसेज टाइप करके भेजता है, स्क्रीन पर कुछ अजीब होने लगता है। शब्द अचानक अजीब सिंबल्स में बदल जाते हैं, जैसे कोई अनदेखी ताकत पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को कंट्रोल कर रही हो। अब उन्हें एहसास होता है ये सिर्फ वायरस नहीं है। रात होने लगती है। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। क्ले तुरंत बेसबॉल बैट उठाता है और धीरे धीरे दरवाजा खोलता है। बाहर एक डरी हुई लड़की खड़ी होती है। उसका नाम एलिस था। वो पूरी तरह अकेली बची थी और अब उसके पास इन दोनों के अलावा कोई नहीं था। अगली सुबह तीनों शहर की तरफ निकलते हैं, लेकिन कुछ दूर जाकर उनके कदम अचानक रुक जाते हैं। सामने दर्जनों संक्रमित एक गोल घेरे में धीरे धीरे घूम रहे थे। वो किसी इंसान पर हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य आदेश का इंतजार कर रहे हों। क्ले पहली बार महसूस करता है ये लोग पागल नहीं हुए हैं, कोई इन्हें कंट्रोल कर रहा है। तीनों वहीं छिपकर उन संक्रमित लोगों को ध्यान से देखने लगते हैं। कुछ ही देर बाद वो सब एक साथ अजीब सी आवाजें निकालने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो आपस में बात नहीं बल्कि कोई सिग्नल भेज रहे हों। अचानक बिना किसी वजह के पूरा झुंड एक ही दिशा में चल पड़ता है। अब क्ले समझ जाता है ये लोग अपनी मर्जी से नहीं चल रहे, कोई इन्हें कंट्रोल कर रहा है। खतरा टलते ही तीनों धीरे धीरे अपनी छिपने की जगह से बाहर आते हैं। क्ले कहता है ये वायरस नहीं हो सकता। अगर एक संक्रमित किसी इंसान को देखता है तो कुछ ही सेकंड में पूरा झुंड उसी जगह पहुंच जाता है, यानी ये सब एक ही नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। कई घंटों तक सफर करने के बाद उन्हें दूर से अजीब संगीत जैसी आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए वो एक पुराने स्कूल तक पहुंच जाते हैं। अंदर दो लोग अभी भी जिंदा थे, स्कूल का प्रिंसिपल और एक लड़का जिसका नाम मैक्स था। क्ले पूछता है ये आवाज कहाँ से आ रही है। प्रिंसिपल उन्हें स्कूल के मैदान की तरफ ले जाता है और वहाँ का नजारा देखकर तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हजारों संक्रमित पूरी तरह शांत एक ही जगह खड़े थे, ना कोई हरकत ना कोई हमला, जैसे किसी ने पूरी सेना को पॉज कर दिया हो। प्रिंसिपल बताता है हर रात ये सभी ऐसे ही निष्क्रिय हो जाते हैं, सुबह होते ही फिर पूरे शहर में फैल जाते हैं। यही मौका था इन सबको हमेशा के लिए खत्म करने का। उसकी योजना बेहद खतरनाक थी। एक पेट्रोल टैंकर लाकर पूरा मैदान पेट्रोल से भर दिया जाए और फिर एक साथ आग लगा दी जाए। कुछ पल सोचने के बाद क्ले और टॉम भी इस योजना के लिए तैयार हो जाते हैं। धीरे धीरे पूरा मैदान पेट्रोल से भर दिया जाता है। हैरानी की बात ये थी इतना सब होने के बावजूद एक भी संक्रमित नहीं जागता। फिर प्रिंसिपल जलता हुआ तीर मैदान की ओर छोड़ता है। अगले ही पल पूरा मैदान आग के समंदर में बदल जाता है। हजारों संक्रमित एक साथ जलने लगते हैं। उनकी चीखें पूरे शहर में गूंज उठती हैं, लेकिन ये जीत ज्यादा देर टिक नहीं पाती। आग सीधे पेट्रोल टैंकर तक पहुंच जाती है और एक भीषण धमाका होता है। ब्लास्ट इतना ताकतवर था कि प्रिंसिपल वहीं अपनी जान गंवा देता है। अब रुकने का वक्त नहीं था। क्ले, टॉम, एलिस और मैक्स फौरन वहां से निकल जाते हैं। कई घंटों बाद उन्हें एक सुनसान घर मिलता है। थकान इतनी ज्यादा थी कि सब गहरी नींद में सो जाते हैं, लेकिन सुबह उठते ही सबके चेहरे का रंग उड़ चुका था, क्योंकि चारों ने
बिल्कुल एक ही सपना देखा था, एक लाल कपड़े पहने संक्रमित उन्हें घूर रहा था। अब उन्हें एहसास होने लगता है कि खतरा सिर्फ बाहर नहीं, उनके दिमाग के अंदर भी पहुंच चुका है। घर से निकलते ही टॉम और एलिस के फोन एक साथ बज उठते हैं। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ अननोन नंबर। दोनों बिना देर किए फोन फेंक देते हैं। अब उन्हें समझ आ चुका था, इस दुनिया में हर सिग्नल मौत लेकर आता है। जंगल के बीच क्ले, टॉम और मैक्स की मुलाकात दो नए सर्वाइवर्स जैक और डेनिस से होती है। लेकिन जैक जो सच बताता है वो सब कुछ बदल देता है। वो कहता है ये संक्रमित लोग बेतरतीब नहीं हैं, इन सबका सिर्फ एक ही लीडर है, लाल कपड़ों वाला वो इंसान जो लोगों के सपनों तक में पहुंच सकता है। क्ले को तुरंत अपना वही डरावना सपना याद आ जाता है। अब सारी बातें धीरे धीरे जुड़ने लगती हैं। डेनिस एक संक्रमित लड़के को जीरो से बांधकर रखती है। क्ले हैरान होकर पूछता है ये कौन है? डेनिस की आंखें भर आती हैं। वो धीरे से कहती है ये मेरा भाई है। उसे उम्मीद थी कि शायद एक दिन वो फिर से इंसान बन जाएगा, लेकिन उसी पल वो संक्रमित लड़का क्ले के बेटे की आवाज में बात करने लगता है। क्ले अपना होश खो बैठता है और उसकी आंखों की पट्टी खोल देता है। यही सबसे बड़ी गलती साबित होती है। पट्टी हटते ही संक्रमित की आंखें चमक उठती हैं। कुछ ही सेकंड में पूरे इलाके में अजीब सी आवाज गूंजने लगती है। जैक समझ जाता है उनकी लोकेशन सबको पता चल चुकी है। वो बिना देर किए उस संक्रमित को खत्म कर देता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हजारों संक्रमित उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर चुके थे। सब लोग तुरंत वहां से निकलते हैं। रास्ते में जैक क्ले को अलग बुलाता है। उसकी आवाज कांप रही थी। वो कहता है वो मेरे दिमाग में भी घुस चुका है, शायद मैं ज्यादा देर तक खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाऊँ। फिर वो अपना फोन क्ले के हाथ में देता है। उसमें सिर्फ एक नंबर सेव था। जैक कहता है अगर इस दुनिया को बचाना है तो उस सिग्नल टावर तक पहुंचना ही होगा। क्ले आखिरकार अपने घर पहुंचता है, लेकिन अंदर सिर्फ खामोशी थी। उसकी पत्नी, उसका बेटा, कोई भी वहां नहीं था। उसी वक्त उसे एक छोटा सा संदेश मिलता है। उसे पता चलता है कि शायद उसका बेटा अभी भी जिंदा है और यही उम्मीद उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। काफी संघर्ष के बाद क्ले आखिरकार उस रहस्यमयी सिग्नल टावर तक पहुंच जाता है। अब उसे समझ आ चुका था वो जगह है जहां से पूरी दुनिया कंट्रोल की जा रही है। वो जैक के दिए हुए फोन से आखिरी कॉल करता है। कुछ सेकंड पूरी खामोशी रहती है और फिर एक जबरदस्त धमाका होता है। पूरा सिग्नल टावर आग के गोले में बदल जाता है। उसी पल दुनिया भर के संक्रमित एक एक करके जमीन पर गिरने लगते हैं, जैसे किसी ने उनकी पूरी ताकत एक ही पल में छीन ली हो। धूल धीरे धीरे बैठने लगती है। क्ले अपने बेटे को जिंदा देखता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दूर टॉम और मैक्स भी उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि शायद इंसानियत को एक और मौका मिल गया है। लेकिन क्ले आसमान की तरफ देखता है और उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि चिंता होती है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था एक सिग्नल खत्म हुआ है, लेकिन जिसने उसे बनाया था वो अभी भी कहीं मौजूद है। जब इंसानों ने सिग्नल को रोक दिया, उन्हें लगा लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन असली तबाही अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि अब दुनिया में सबसे बड़ा सवाल वायरस नहीं बल्कि भूख होगी। मिलते हैं ACU सीजन 1 चैप्टर 2।